अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने अमॉर्टाइजेशन वाली बात कर दी, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं बात यूजफुल लाइफ पे। इस पे करते हैं थोड़ी सी बात, और बस फिर ये छोटी छोटी बातें ख़त्म। फिर इसका जो लास्ट पोर्शन है, नहीं लास्ट तो खैर नहीं, डिस्क्लोजर भी है, लेकिन वो एक नया काम है, वो पहले नहीं आपने पढ़ा हुआ, अनलेस कि FR2 पहले पढ़ाओ, लेकिन वो नई चीज़ है। अच्छा हाँ जी, वो ये आप में से भी और जो ऑनलाइन वाले भी हैं, कुछ बच्चे होंगे जिनका FR1 रह गया होगा और वो खुद ही तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके हवाले से ना एक बात सुन लें। वो ओवरलुक हो गई थी, चेंज आई है और वो ओवरलुक हो गई थी, मैंने नहीं बताया पहले। IS 16 बचपन, IS 16 के बारे में एक चीज़ एडजस्ट कर लेना। जिनका पास है वो भी सुन लें, काम आएगी बात। PPE की कॉस्ट में जो लिस्ट है लंबी, उस लिस्ट के अंदर एक होता है टेस्टिंग कॉस्ट। उस टेस्टिंग कॉस्ट में से नेट कर रहे होते हैं जो सैंपल्स बना लें उनकी सेल प्रोसीड्स। तो अब वो ना, अब नहीं, मतलब है तो साल पुरानी बात ही, लेकिन IS 16 के अंदर चेंज ये है कि उन्होंने एक पैराग्राफ डाल के कहा है जी ये नहीं करना, माइनस सैंपल्स की सेल माइनस नहीं करनी, उसको अलग से P&L में डालना है, तो टेस्टिंग में से लेस नहीं करनी। तो वो जो प्लांट की कॉस्ट निकालते हुए टेस्टिंग कॉस्ट है वो पूरी पूरी आनी है, उसमें से वो जो लेस करते थे सेल प्रोसीड वो लेस नहीं करना, और उसको अलग से P&L में ही डालना है जी। रीजन तो पता नहीं, शायद ये लगता है कि वो एसिड की कॉस्ट अंडरस्टेट हो जाती थी, क्योंकि वो जो चीज सैंपल बना के बेच रहे हैं तो वो गुड्स ही बेच रहे हैं ना। नहीं, टेस्टिंग फेल हो जाती तो फिर सैंपल सेल भी ना होते ना। सैंपल सही बन रहे हैं, इसका मतलब प्लांट ठीक है। प्लांट टेस्टिंग के बाद नहीं ठीक हुआ, प्लांट ठीक था। शायद ये रीजन हो सकती है कि प्लांट ने अगर सही सैंपल बना दिए हैं तो उसका मतलब वो पहले ही ठीक था, तो ठीक था तो बस ठीक था। फिर यूजफुल लाइफ, हाँ जी। अच्छा, इंसानों की ना, जिन भी इंसानों से इंटरेक्शन है, थोड़ी देर ज़्यादा देर, जो भी जिस भी तरह की इंटरेक्शन है, जैसे शॉप से कोई चीज़ खरीदी, पैसे दिए, उससे चीज़ खरीदी, इस बात पे हमें दुकानदार का शुक्रगुजार होना चाहिए। क्यों? भाई पैसे दिए उसको, है पैसे दिए, चीज़ खरीद ली, कोई डिस्काउंट भी नहीं दिया उसने, पूरे पूरे पैसे दिए हैं। उसका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उस जगह उसकी दुकान थी, वो दुकान खोल के बैठा था, वो चीज़ मौजूद थी, हमारी ज़रूरत वहां से पूरी हो गई। वो कहता नहीं है मेरे पास, मार्केट से शॉर्ट हो जाती, पैसे लेके हमने क्या कर लेना था। तो उस पैसे से हम जो चीज़ पूरी करना चाह रहे थे वो हमें मिल गई, और उस दुकान से ही मिल गई। बेशक उसने पैसे लिए, लेने थे, उसने भी खर्चा चलाना है, लेकिन इस पर शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा, आप और क्या करें? चले मेरे शुक्रगुजार, कॉलेज वालों के भी शुक्रगुजार, कॉलेज वालों के भी शुक्रगुजार। किस बात का सर? फीस दी है हमने। बिजली वापडा वालों के शुक्रगुजार, क्यों?
बिजली मिल रही है, बना रहे हैं, ना बना रहे होते, ना कर रहे होते, ठीक है। जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारे, जिसमें सुस्ती से लेके 2 नंबरी, करप्शन सब है, लेकिन गिरते पड़ते जैसे भी है काम तो हो ही रहा होगा ना। मतलब सड़कें टूटी हुई हैं, चलो बंद कभी 10 साल में तो बनी होंगी। बिजली खराब हो गई, वो ट्रांसफार्मर चेंज करने आए, वो वहीं सड़क के बीच में गाड़ी खड़ी करके उसने ट्रांसफार्मर रख के चले गए। अब उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि गाड़ी गुजरना लोगों का बंद हो गया है। चलो दे तो दी ना बिजली, तो शुक्रगुजार होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे दुकानदार का शुक्रगुजार नहीं हुए तो उससे ये लगा कि ये चीज तो मैं डिजर्व करता था क्योंकि मैंने पैसे दिए। इससे ना अंदर एक थोड़ा सा तकब्बुर वाली साइड पे इंसान जाना शुरू होता है कि मैंने पैसे दिए ना, देगा वो चीज क्यों नहीं देगा, उसकी ऐसी की तैसी दिए मैंने पैसे, फीस दी है ना, कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं कॉलेज वाले, फीस दी है हमने। तो इससे इंसान का यकीन बनना शुरू हो जाता है अपने रिसोर्सेज के ऊपर कि मैंने दिया ना पैसे, देगा वो चीज हमें आगे से। लेकिन जब शुक्रगुजारी वाली बात लाए, अच्छा इसकी ना मैं बिल्कुल दूसरी साइड ये नहीं कह रहा कि वापडा वालों बिजली दे रहे हो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, और ना भी काम करो तो हमें तुमसे प्यार है, या वो आके वो काम कर देते हैं, जैसे कुछ सड़क बन जाती है तो लिखा जी हम शुक्रगुजार हैं फलाने एमएनए साहब के कि उन्होंने, ये काम है तुम्हारा, वो कोई एहसान नहीं कर रहा। लेकिन हमारी साइड पे शुक्रिया तो बनता है, ना कहे मुंह पे लेकिन दिल में तो शुक्रिया बनता है। वो जो काम करने वाला है वो एहसान नहीं कर रहा है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा, उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम रिसीविंग एंड पे हैं, हमारे अंदर शुक्रगुजारी आनी चाहिए। अच्छा जी, एक बात और, बल्कि नहीं ये कल पे ला लूंगा, बस अभी इतनी सी बात करके। अबू दाऊद 4811, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। क्योंकि जो लोगों का शुक्र नहीं कर रहा होता ना, उसको लग रहा होता है कि ये तो मेरा हक था, ये तो मैंने चीज ली है इससे, तो फिर वो उन चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देता है जो अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें दी हैं, उनको भी इग्नोर करना शुरू कर देता है, ये तो मेरी बनती थी भाई। तो जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। अच्छा जी, अब लिखे पॉइंट यूजफुल लाइफ में आते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स को हमने इंटेंजिबल एसेट्स को हमने करना है एमोर्टाइज, और एमोर्टाइज किस मेथड से करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन, सब जैसे पहले होता था। तो इसके लिए हमें लाइफ चाहिए होगी कि लाइफ कितनी, तो इसके लिए लिखें पहला पॉइंट, some intangible assets have finite lives. Some intangible assets have finite lives, and some assets have indefinite lives. Infinite नहीं कह रहा, indefinite. कुछ इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ फाइनाइट होती है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, महदूद है, और कुछ की इनडेफिनेट होती है। इनफाइनाइट नहीं कहा, इनडेफिनेट। क्या फर्क है? इनडेफिनेट का मतलब है पता नहीं, तो पता नहीं कब तक चलेगा। जैसे वो कल वो मिसाल दे रहा था सर्फ एक्सेल, तो अब अगर पैक वाले वो ब्रांड खरीद लें और आइंदा से यही वो सर्फ बना के बेचा करें, तो ये मजीद कितने कुछ साल तक और चल जाएगा पता नहीं, क्योंकि दादा भी यही यूज करते थे मेरे ख्याल में। तो अब कितने अरसे तक चलेगा पता नहीं, तो इसलिए इनडेफिनेट। तो एसेट्स की लाइफ फाइनाइट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है। अगला पॉइंट लिखें, asset with finite life is amortized, and asset with indefinite life is not amortized. जिस एसेट की लाइफ फाइनाइट है उसको तो अमोर्टाइज करेंगे, और जिसकी इंडेफिनिट है उसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पता ही नहीं कब करें। तो इनडेफिनेट वाले को अमोर्टाइज नहीं करना और फाइनाइट वाले को करना। रिपीट कर रहा हूं, एसिड विद फाइनाइट लाइफ इज अमोर्टाइज्ड एंड एसिड विद इनडेफिनेट लाइफ इज नॉट अमोर्टाइज्ड।
अगला पॉइंट लिखें। अगला पॉइंट समझाता हूं। एक लाइसेंस मिला गवर्नमेंट से 15 मिलियन का 10 साल के लिए। किस चीज का लाइसेंस ले लें? मैन्युफैक्चर। क्या मैन्युफैक्चर कर लें? फार्मास्यूटिकल। चलो दवाई बना लेते हैं कोई। कौन सी दवाई बना लें? चले कीड़े मारने वाली दवाई बना लेते हैं। कीड़े मारने की ना दवाई बना लेते हैं। तो अब ये 15 मिलियन रुपए खर्चे और 10 साल का लाइसेंस ले लिया कि दवाई बनाए कीड़े मारे। अब इससे कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे? कीड़े मारेंगे, मजा आएगा, एक खुद तस्कीन पहुंच जाएगी। हाँ जी। क्या फायदा बिजनेस को? मेडिसिन बेचेंगे और उससे फायदा होगा। मैनेजमेंट ने अंदाजा लगाया कि ये जो हम दवाई बेचेंगे ना, ये को बहुत अरसे तक बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कीड़े जो है ना या तो सियाने हो जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे, या फिर खत्म हो जाएंगे। तो हम ये बस 7 साल तक ही बेच सकेंगे, उसके बाद कीड़े रह नहीं जाने, या फिर वो अपनी और इम्यून सिस्टम बना लेंगे। तो हमने जो कीड़े मारने हैं वो हम बस 7 साल तक ही मार पाएंगे, उससे ज्यादा फिर हमारी दवाई नहीं बिकनी। या ये कह लें कि कोई और बेहतर दवाई आ जाएगी, तो हम बस 7 साल तक इस प्रोडक्ट को बना के बेच सकेंगे। 15 मिलियन को एमोर्टाइज कितने अरसे पे करना है? 7 पे। क्यों? लाइसेंस तो 10 साल का है, क्योंकि मकसद तो बेनिफिट्स है, तो वो तो मिलने ही 7 साल है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 7। अब 10 क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो लिखें अंग्रेजी। In case of an intangible asset, in case of an intangible asset that arises from legal or contractual right, और बेहतर है ब्रैकेट में मिस लें, फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस। और क्या मिसालें बहरहाल इसकी हो सकती हैं? लाइसेंस नहीं, कोई भी जहां राइट्स इन्वॉल्व है। आइडेंटिफाइबल या तो सेपरेबल होता है, इनटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल एसेट। तो क्या होता है आइडेंटिफाइबल? या वो सेपरेबल हो या लॉ की नजर में पहचान हो, मतलब लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो। तो राइट्स, लाइसेंस, ये इसकी मिसालें हैं। तो ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो कि इस राइट के नतीजे में बना हुआ है। इन केस ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, फॉर एग्जांपल लाइसेंस। यूजफुल लाइफ shall be the shorter of, useful life shall be the shorter of contract period, will be the shorter of contract period। अच्छा, वैसे बात आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से समझ ही जाएंगे, इसलिए मैं बस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बता रहा हूं। अदरवाइज पूरी बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, लीगल राइट के केस में वो पीरियड जिसपे हमारा यूज करने का राइट है, तो बस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड काफी है ना। शॉर्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इनमें से जो शॉर्टर है उसको हम यूजफुल लाइफ लेंगे। विल बी दी शॉर्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और पीरियड ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। यहां तक कोई इख्तलाफ, परेशानी? चलें अब लाते हैं परेशानी वाला मामला। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये जो लाइसेंस गवर्नमेंट से लिया है, इसके अंदर एक टर्म मौजूद थी कि अगर आप चाहें तो इसको रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यूअल ऑप्शन मौजूद थी, और रिन्यूअल ऑप्शन ये थी कि अगर आपने रिन्यू करवाना हुआ तो 6 मिलियन दे देना,
5 साल के लिए रिन्यू करवा लेना। अब इसकी अकाउंटिंग क्या करनी है वो बाद में बताता हूं, पहले सिर्फ बिजनेस की अकल के हिसाब से सोचें कि बिजनेस 10 साल बाद रिन्यू करवाएगा या नहीं करवाएगा। क्यों करवाएगा? क्योंकि बेनिफिट्स भी अभी इससे मिल जाएंगे, और मैंने बताया तो नहीं लेकिन यकीनन ज्यादा बेनिफिट्स मिलने होंगे तो कराएगा। किससे ज्यादा? 6 से ज्यादा ना, ज्यादा बेनिफिट्स मिलने होंगे तो ही कराएगा, वरना नहीं कराएगा। तो अगर इसमें रिन्यूअल ऑप्शन है तो इस तो का जवाब देता हूं। अभी किसी दौर में लीजेस पढ़ा करते थे और उसमें लीज टर्म के अंदर एक चीज थी कि एक्सटेंशन की ऑप्शन हो और इट इज रीजनेबली सर्टेन हो कि वो ऑप्शनाइज करेगा, तो हम शुरू से ही उसको बड़ी लीज मान लेते थे। यानी 5 साल हैं और 3 साल एक्सटेंड हो सकते हैं, तो हम शुरू से ही लीज 8 साल लेते थे। कुछ वैसा सही है कि अगर हमने लाइसेंस खरीदा और हमें अभी से पता है कि इसने रिन्यू होना है, तो हम शुरू से ही इस लाइसेंस को 10 की बजाय 15 साल का मानेंगे। ये भी मैंने बात मुकम्मल नहीं की है, अभी सिर्फ मैं आपको 15 की बात समझा रहा हूं। अगर हमें इस लाइसेंस में रिन्यूअल ऑप्शन मौजूद है, चल रहा है ना, अगर रिन्यूअल ऑप्शन मौजूद है और हमारा इरादा भी है कि रिन्यू करवाना है, तो फिर हम शुरू से इस लाइसेंस को 15 साल का मानेंगे। मैंने भी मुकम्मल नहीं किया ये बात। अब जब 15 का मान लेंगे तो एमोर्टाइज कितने पे करेंगे? 15 पे, 14 पे। तो बात ये हो रही है कि अगर लाइसेंस हमने लिया और उसमें रिन्यूअल ऑप्शन मौजूद है और हमारा इरादा भी है, तो हम शुरू में ही उस लाइसेंस को एमोर्टाइज करने के लिए इसको 10 की बजाय 15 साल का लाइसेंस मानेंगे। यहां तक ओके? क्योंकि अभी मैंने आधी बात की है, ठीक है यहां तक? इसी की मैं एक और शक्ल बना रहा हूं। यदि एक अलग सिनेरियो है, अब मैं एक अलग सिनेरियो बना रहा हूं। इसी लाइसेंस का मैं एक अलग सिनेरियो बना रहा हूं। 10 साल का लाइसेंस था 15 मिलियन का, और साथ ही ऑफर थी कि अगर आप चाहें तो उसको 5 साल के लिए रिन्यू करवा सकते हैं, बस 1 लाख रुपए दे देना। इन दोनों में फर्क क्या किया मैंने? अमाउंट कम कर दी। तो अब मैं मुकम्मल करता हूं बात। अगर लाइसेंस या कोई भी राइट्स वगैरह उसके अंदर ये रिन्यूअल की ऑप्शन है और हमें काफी हद तक यकीन भी है कि हमने कर ही लेनी है, तो हम पहले दिन से ही इस लाइसेंस को 10 की बजाय 15 साल का मान लेंगे, लेकिन सिर्फ तब अगर ये रिन्यूअल सस्ती हुई तो इस सूरत में सस्ती नहीं है, तो इस सूरत में लाइसेंस 10 साल ही का रहेगा और इस सूरत में हम लाइसेंस को ही 15 साल का मान लेंगे। दोबारा, अगर लाइसेंस, अच्छा पहली बात अपनी जगह कायम है कि यूजफुल लाइफ क्या होगी? इन दोनों में से शॉर्टर, ये बात अपनी जगह कायम है। अब बात मजीद चल पड़ी है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड और इसमें से जो शॉर्टर है वो यूजफुल लाइफ है, तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या? तो अब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ये तो है ही है, प्लस ये भी है अगर हमें यकीन है कि हमने एक्सटेंड करना है और उर्दू वाला खर्चा भी सस्ता होगा, तो फिर हम पहले ही दिन कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 10 की बजाय 15 साल मानेंगे। लेकिन अगर खर्चा बड़ा है तो बस फिर 10 साल का लाइसेंस है वर्सेस 17 साल बेनिफिट पीरियड। यहां तक भी बात समझ आई? चले पहले ना यहां तक की अंग्रेजी लिखें, फिर मैं आपको और समझाता हूं, फिर सवाल लूंगा आपके भी नहीं। पहले अंग्रेजी लिखें, पहले अंग्रेजी लिखें, क्योंकि ये सारी इसी डिस्कशन की कंटिन्यूटी है, तो कोई अगला पॉइंट ना करें, बस वैसी अंग्रेजी बढ़ा लें आगे। इफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, अच्छा मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वर्ड यूज कर रहा हूं, वरना तो ये लीगल राइट भी हो सकता है, तो मैं बस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कह रहा हूं। इफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज रिन्यूएबल, then while determining useful life, contract period shall also include renewal period। अंग्रेजी दोबारा सुने। If contract period is renewable, then while determining useful life, contract period shall include renewal period
अच्छा, एक पूरा करता हूं उसको, एक बात समझिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपको ये बात पता होगी। जब हम कोई बात किसी सिंगुलर को लेके कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी बात हो रही है, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, और साथ अगर हम ये कर दें, इसी तरह अगर मैं बात कर रहा हूं बुक की, बात बुक की चल रही है, लेकिन अगर उसमें साथ ये लिखा मिल जाए एस, तो इसका मतलब होता है कि मेनली बात तो सिंगुलर की हो रही है, लेकिन प्लूरल भी हो सकते हैं। तो इसके साथ ये एस लगा लें, और इसका रीजन ये है कि अगर इसमें लिखा हुआ है कि आप हर 5 साल बाद रिन्यू करवा सकते हैं, 3 दफा बस, लाख लाख रुपए देके आप 3 दफा तक 5-5 साल रिन्यू करवा सकते हैं। तो अगर हमें उम्मीद है कि कीड़ों को हमने क़यामत तक मारते ही रहना है, तो रिन्यूअल बस एक ही दफा कराएंगे, सारी कराएंगे ही कराएंगे ना। तो हम पहले ही दफा जब इसकी अमॉर्टाइजेशन करनी होगी, तो हम शुरू से ही इसको 10 साल के लाइसेंस की बजाय 25 साल का लाइसेंस समझेंगे। ये मतलब है इससे, मैंने कहा ना शैल इंक्लूड क्या, रिन्यूअल पीरियड, तो उसके साथ ये एस लगा लें। इसका मतलब ये है कि अगर एक दफा रिन्यूअल है तो उसको शामिल कर लें, एक से ज्यादा दफा है तो उन सबको शामिल कर लें। तो शैल इंक्लूड रिन्यूअल पीरियड only if there is evidence to support renewal, there is evidence to support renewal by the entity without significant cost, यानी इन दोनों में से इसकी बात हो रही है। if renewal cost is significant, आगे चल रही है बात, if renewal cost is significant, then it will be considered as a separate new asset. Upon renewal. यानी इसको तो हम अभी से 25 साल का लाइसेंस मान लेंगे, लेकिन इसको 10 साल का ही मानेंगे, और जब 10 साल तक वो अमॉर्टाइज होकर खत्म हो जाएगा, तो फिर जब रिन्यू करवाएंगे तो हम समझेंगे कि नया लाइसेंस आ गया। अच्छा, अब एक सवाल ये होना चाहिए कि ये कैसे पता चलेगा फैसला कि ये खर्चा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। हाँ जी, इसका जो असल तरीका है ना, असल, पहले वो बता देता हूं, अपने अल्फाज में खुद ही लिख लेना, फिर इसकी एग्जाम हिंट बता दूंगा। पहले इसका असल बताऊंगा, लेकिन वो एग्जाम में शायद ना ही पता चल पाए, तो फिर नहीं पता चल पा रहा तो एग्जाम का भी एक तरीका बता दूंगा। पहले इसका असल हल ये है कि हमने सिग्निफिकेंट है कि नहीं है किसी से कंपेयर करके पहचानना है ना। तो वो कंपेयर करना है कि जो इससे बेनिफिट्स मिलेंगे, यानी हम अगर ये रिन्यू करवाते हैं 5 साल के लिए, तो इन 5 साल में अगर हमें को 200-300 मिलियन के बेनिफिट्स मिल जाने हैं, तो उनके मुकाबले में ये मामूली है। दोबारा सुने, ये जो पहचानना है ना कि खर्चा सिग्निफिकेंट है या नहीं है, इसको असल में कंपेयर करना है जो इससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। असल कंपैरिजन उन बेनिफिट से है। अगर लिखना चाहें तो लिख लेते, सिग्निफिकेंट है या नहीं इस बात की पहचान होगी
कि इस रिन्यूअल से जो बेनिफिट्स मिलने हैं उनके मुकाबले में ये मामूली खर्चा हो, तो उनसे कंपेयर करके पता चलेगा असल में। अच्छा, अब आते हैं कि सवाल में इसके लिए कोई तरीका अगर नहीं पता चल रहा तो उसके लिए हिंट ये है, टिप ये है कि आप इसको ना ओरिजिनल से कंपेयर कर लें। अच्छा, लेकिन ओरिजिनल से भी कंपेयर करते हुए एक अकल का मुजाहरा करना, 6 को 15 से नहीं कंपेयर करना। वो 10 साल का है, वो 5 साल का है, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। तो इसको कंपेरेबल तो लाए ना, तो पर ईयर करके देख लें। जैसे ये पर ईयर 15 लाख है, ये पर ईयर 12 लाख है, तो फिर ये तो मामूली नहीं है। 15 लाख के मुकाबले में 12 लाख मामूली तो नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा खर्चा है। तो असल तरीका है कंपेयर करना एक्सपेक्टेड बेनिफिट से। लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो फिर एक झटका तरीका यह है कि जो ओरिजिनल लाइसेंस की कॉस्ट थी उसको पर ईयर से कंपेयर कर लें, तो उससे फैसला कर लें। है क्या? हाँ, 5-10%। हाँ, नहीं कैसे बताएं केस का 5%? हाँ हाँ, पर ईयर करके, हाँ ठीक है, वही 5-10% तक है तो ठीक है, यानी फिर वो मामूली है। वो 20-25-30% है, 40% तो फिर मामूली नहीं है। अच्छा जी, और ये एक सवाल हो सकता है कि हम इसको अगर अभी से 25 साल का लाइसेंस मान रहे हैं तो इस 1 लाख को अभी से ऐड कर लें। हम इस 15 मिलियन के एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी ले रहे होंगे? 25। अच्छा, मैं उस बेस पे बात कर रहा हूं जब क़यामत तक मारते रहना है, तो 25। तो क्या हम इसको 15 मिलियन का ही एसेट कहें या अभी से वो 1.5 लाख 20 में ऐड कर लें? अच्छा, अभी डिस्काउंटिंग तो और गहराई में चलेगा ना, डिस्काउंटिंग रहने दो। तो इन 3 लाख को अभी से इसमें ऐड कर लें या अच्छा, अगर अभी से ऐड करेंगे तो क्रेडिट क्या करेंगे? नहीं, अब इनसिग्निफिकेंट की बात नहीं है। बात यह है कि हमने इस 15 मिलियन के लाइसेंस को 25 साल का लाइसेंस मान लिया है, तो 25 साल तो तभी होगा ना जब यह खर्चा होगा। तो क्या इस 3 लाख को हम अभी से ही लाइसेंस 15.3 मिलियन कर लें? अभी ना करें? अच्छा चलें, जिनको लगता है करें तो क्रेडिट क्या करें? है क्रेडिट क्या करें? कैश पेएबल बना लें। कोई हमें मजबूर कर रहा है रिन्यू कराने पे, तो ऑब्लिगेशन तो है ही नहीं। नहीं, वो तो की है, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी है कि हमने पैसे देने? ना कराएं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा चलें, अभी रहने देते हैं, तब जब खर्चा होगा तब कर लें। क्यों कर लें भाई? यानी एक चीज जिसकी, एक गाड़ी जिसकी लाइफ हमने 5 साल सोची है, तो हर साल सर्विस कराएंगे तो 5 साल चलेगी। तो वो जो हर साल सर्विस कराएंगे तो उस गाड़ी की कॉस्ट में ऐड करते जाएंगे, तो मेंटेनेंस है। जब एक एसेट की लाइफ ऑलरेडी 25 है और उस 25 को मेंटेन करने के लिए लाख लाख करना पड़ेगा, तो ये कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं है। तो इसलिए ना ही आज इसमें ऐड करना है और ना ही कल, ना ही परसों, ना ही चौथ, नहीं करना ऐड। जब होगा तो बस ये मेंटेनेंस होगा। अच्छा, अब बताएं आपने जो सवाल पूछना है। जी नहीं, हमने इसको डेप्रिशिएट करते हुए पहले ही साल से कितनी लाइफ ली हुई है? 25 ही है, तो शुरू से 25 लगा रहे हैं। हाँ जी, नहीं सिग्निफिकेंट है 25। देखें, जब ये मामूली या सिग्निफिकेंट होता है ना, तो वो बहुत बॉर्डर लाइन चीज नहीं होती है। यानी अगर किसी ने कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट और लेनी है तो वो को 50-60% ही ले रहा होगा, 18.5 पौने 15% नहीं ले रहा होगा। और मामूली करनी है तो 5-10% ही होगा। तो इतना कोई सख्त मुकाबला नहीं है कि 20% बताएं सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, 18% बताएं सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। तो बस 5-10 तक इनसिग्निफिकेंट कर लें और कुछ 40-50% है तो सिग्निफिकेंट कर लें। हाँ जी, नहीं देखें, मैंने ना इस सारी बातों को कहने से सबसे पहली बात ये की थी कि अगर बिजनेस की अकलमंदी देखें तो वो रिन्यू कराएगा कि नहीं कराएगा। 10 और 5 17 रिन्यू कराएगा कि नहीं कराएगा?
कराएगा। अगर ये 7 हो तो फिर तो अकलमंदी नहीं है ना रिन्यू कराना। तो फिर जब रिन्यू करवाने की अकलमंदी नहीं है तो फिर तो बहस ही फारिग हो गई कि खर्चा बड़ा है कि छोटा है। अब बोलिए और अच्छा, शुरू में लगता था कि 17 साल चलेगा, तो हमने इसको यूजफुल लाइफ 15 साल ले ली, 15 या 20 ले ली। और उसके बाद कुछ अर्से बाद पता चला कि जी वो कीड़े जो है ना वो तो सियाने हो गए, वो तो शिफ्ट कर गए, यहाँ से चले गए, सब यूएई सेटल हो गए जाके। तो अब एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। तो एस्टिमेट चेंज, लाइफ का एस्टिमेट चेंज जी। एस्टिमेट चेंज, एस्टिमेट चेंज अगर बाद में चेंज हो जाए, देखें ये हम सब एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये होगा, हम रिन्यू कराएंगे। अगर कल को उसमें कुछ चेंज हो जाता है और हमारा फैसला बदल जाता है तो एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। एस्टिमेट चेंज जो हो गया सो हो गया, अब से ऑनवर्ड अमोर्टाइजेशन चेंज कर लेंगे। हम अभी ही इसकी लाइफ नहीं क्या क्या किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही है कि हमें अभी, वो तो डिस्काउंटिंग थी ना, वो तो एक डिस्काउंट करना मामला था कि रेंटल शुरू में ज्यादा है, आगे कम है, तो कम वालों को डिस्काउंट करना है, ज्यादा वालों को डिस्काउंट, वो तो डिस्काउंटिंग वाला मामला था। ये तो हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं बस यूजफुल लाइफ पे। तो इसलिए हम जब यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं, अच्छा ये ना ऑनलाइन में अक्सर बच्चे कहते हैं कि आप जो बच्चे सवाल पूछते हैं उनका सवाल दोहरा दिया करें। तो अगर मैं सवाल ना भी दोहरा पाऊं तो मेरे जवाब से ही समझ लिया करें बात क्या हो रही है। मतलब समझे बगैर सवाल के मैं एक बात बता रहा हूं बस। तो पता नहीं बता क्या था। हाँ हाँ, हम इस 15 मिलियन को बेशक 25 साल की लाइफ ले रहे हैं, लेकिन 15 मिलियन को हम फिर भी 10 पे ही डेप्रिशिएट करें, इस 1 लाख को 5 पे डेप्रिशिएट करें, इस 1 लाख को 5 पे डेप्रिशिएट करें। सवाल दोबारा करिए। क्या तब हमें पता था कि हमने रिन्यू करवाना इरादा था तो फिर हम 10 पे थोड़ी डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, फिर तो हम 25 शुरू से 25 पे डेप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर शुरू में ही रिन्यूअल का इरादा है तो हम पहले साल से ही डेप्रिशिएट कर ही 25 पे रहे, यही तो बात हो रही है। तो हम क्यों 10 पे डेप्रिशिएट कर रहे होंगे, तब से 25 पे कर रहे होंगे। अच्छा मेरा ख्याल था ये तो मैं जल्दी करा के तो सवाल करा के और एक चीज और पढ़ा दूंगा, ये तो इरादे बड़े लंबे हो गए। हाँ जी अच्छा, तो हम लोगों ने 10 साल भी करना, लेकिन जब हम रिन्यू बढ़ेंगे फिर उसके बाद नए अकाउंट ऐसे 5 साल पे जी। हाँ जी, चले सवाल दोहरा देता हूं कि अगर हमने रिन्यू करवाना है, बहरहाल अभी से पता रिन्यू करवाना है क्योंकि कीड़े बहुत है मारने के लिए, तो अगर हमें अभी से यकीन है कि हमने 15 साल रिन्यू करवाना ही करवाना है, तो फिर हम 15 मिलियन को 10 पे डेप्रिशिएट और उसके बाद खत्म, फिर 6 को अलग से 5 पे डेप्रिशिएट, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसकी एक साइंस ये हो सकती है कि गवर्नमेंट वाले थोड़े से पैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत पैसे लिए थे और उन्होंने ये सोच के लिए थे कि इन्होंने कराना ही कराना है रिन्यू। तो ये 15 मिलियन ही इसलिए ज्यादा लिया गया था कि उसने रिन्यूअल करानी ही थी, इसलिए बस एम ही थोड़े से पैसे रख लिए थे। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे 25 साल के सोच के लिए हुए थे, लेकिन यहां पर वो यहां इतने सारे पैसे क्यों ले रहे हैं? और क्योंकि पहले फिर इतने ज्यादा नहीं लिए हुए। तो जब वो अलग है, ये अलग है, तो उसको अलग अमोर्टाइज करेंगे, इसको अलग अमोर्टाइज करेंगे। और कोई सवाल? बस ठीक है, नहीं है, नहीं है, कोई सवाल नहीं है। यूजफुल लाइफ खत्म। अब इसका एक बड़ा मजे का सवाल है और बेहतर है कि आपको 2-2 मिनट लगा के पहले खुद देखें फिर मैं डिस्कस करूं, लेकिन है बड़ी मजे की चीज। जिनके पास ये है 27th एडिशन, उसमें आ जाएं पेज 6। एक मिनट सिर्फ मैं पेज नंबर बता दूं। जिनके पास ये 27th एडिशन है, पेज 690 क्वेश्चन नंबर 10, ऑटम 17 अटेम्प्ट का सवाल है, सनशाइन लिमिटेड के नाम से। जिनके पास 26th एडिशन है, उसमें ये होगा पेज 678, क्वेश्चन 10 ही है, सनशाइन लिमिटेड। और जिनके पास मेरी वो पुरानी वाली राइस की बुक है तो उसमें भी कहीं ना कहीं तो हो गई, ढूंढ लें। IS 38 का सवाल है, सनशाइन लिमिटेड, ऑटम 2017 अटेम्प्ट का। सवाल पढ़ लें पहले एक बार, फिर करता हूं डिस्कस कि करना क्या है इसमें। आप पूछो, क्या पूछ रहे?
तो ना पेरोल बनाया है ना कुछ बनाया है, डेप्रिसिएशन उस पर से कम चार्ज कर रहे हो, मतलब कैसे आगे था? कम क्यों चार्ज कर रहे हैं? 25 लाख 25 लाख। ठीक है, एक गाड़ी खरीदी, उसकी यूजफुल लाइफ सोची 5 साल। किसी ने कहा जी कि इसके अगर फिल्टर वगैरह जो है ना, वो अगर 6-6 महीने बाद चेंज कराते गए ना, तो ये 8 कुछ नहीं होता गाड़ी को। तो अब वो फिल्टर चेंज कराएंगे तो 8 साल गाड़ी चलेगी। हमने गाड़ी की लाइफ 8 साल ली कि रहने दें, या 6 महीने में डेप्रिशिएट करके फारिग करें उसको, फिर फिल्टर डलवाएं, फिर 6 महीने में डेप्रिशिएट करें। 8 साल लेंगे ना, क्योंकि फिल्टर का खर्चा मामूली सा खर्चा है, और वो तो हमने करवा ही लेना है, क्योंकि 8 साल के बेनिफिट्स हैं। तो हम पहले दिन से गाड़ी की लाइफ 8 साल ले रहे होंगे, और फिल्टर चेंज कराने को हम मेंटेनेंस कह रहे होंगे, क्योंकि लाइफ तो हमने ऑलरेडी 8 ले ली हुई है। सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं डिस्कस के करना क्या है। जी पढ़ लिया। अच्छा, अब इसमें ना 4 लाइसेंस हैं, और बाकी वो हर लाइसेंस की अलग अलग डिटेल है, और एंड पे पूछा हुआ है कि 2017 के एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। तो एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स में क्या क्या, आईएस 16 जैसी चीज है ना, वही वैसी डेप्रिसिएशन वगैरह है, तो आईएस 16 ही वाली बातें रख लें ध्यान में। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, अमॉर्टाइजेशन, डेप्शन वगैरह, और अगर रिवैल्यूएशन है अपवर्ड डाउनवर्ड तो वो ओसीआई टाइप। और एसओएफपी में क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट की नेटबुक वैल्यू आएगी, और क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो सरप्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा। ठीक है, अब इन चारों लाइसेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है अलग अलग, और ये सवाल उसने इस आईएएस के ना 2-3 टेक्निकल पॉइंट टेस्ट करने के लिए बनाया था। एक तो ये जो लाइफ वाला काम है ये मेनली टेस्ट किया उसने, और दूसरा इसमें रिवैल्यूएशन की एक चीज टेस्ट की थी। पहले आसान वाली बात करते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट की जिंदगी का क्या मकसद है। रिवैल्यूएशन मॉडल हो गया, चौथा इसका क्या काम है, सवाल पड़ा है, चौथे पॉइंट का क्या काम है। पॉइंट 4 का कुछ भी नहीं करेंगे, और उस प्रोफेशनल, उस इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को कहेंगे नो थैंक्स। क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए फेयर वैल्यू तब लेनी है अगर वो एक्टिव मार्केट की है, और डी वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। तो जब डी की एक्टिव मार्केट नहीं है तो फिर दफा करें रिवैल्यूएशन मॉडल, है ना। बाकियों की है, तो कल यही बात की थी कि अगर बाकी सब रिवैल्यूएशन मॉडल पे हैं तो कोई एक आधा एक्सेप्शन हो सकता है, तो डी कॉस्ट मॉडल पे चलेगा और एबीसी रिवैल्यूएशन पे चलेंगे। एक तो ये चीज टेस्ट हुई। दूसरा, एक एक करके चलते जाते हैं। कॉलम ए पढ़ना है आपने, और ये बताना है कि यूजफुल लाइफ कितनी, फौरन नहीं, सोच लें, सारे सोचें जरूर, सब लोग देखें। पहले मैं लाइसेंस ए की बात करने लगा, फौरन ना बोले, पूछो तो बताना, सोचें जरूर सारे।
जी बताएं। 10 साल। अच्छा, पहले तो कुछ मासूम बच्चों को 10 साल ही नहीं मिल रहे होंगे, तो इसमें ना बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो पहली लाइन को लिफ्ट ही नहीं कराते और पढ़ते हैं ऑन 1 जुलाई 16 एक्वायर्ड लाइसेंस, बस ठीक है टेबल पे आ जाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, किसी से स्किप हुआ हो तो लाइसेंसेस सारे ही 10-10 साल के हैं। अब आगे ए। अच्छा, 2-3 टुकड़ों में सोचेंगे ना तो मुझे लगता है सोचना आसान होगा। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि क्या अक्लमंदी है भी रिन्यू कराने में? हाँ है, 12 साल मिलने हैं बेनिफिट्स। ये 10 का है, बेनिफिट्स 12 साल मिलने हैं, तो 2 साल और क्यों जाया करें हम? तो इसलिए रिन्यूअल कराने की साइंस तो बनती है। उन 2 साल में कितने बेनिफिट्स मिलने हैं नहीं बताए होंगे बाबा, सारे होंगे बाबा, तो हाँ अकल तो बनती है रिन्यू करवाने की। अगली बात, सस्ता है कि नहीं है? नहीं है सस्ता, क्योंकि ये तो नहीं बताया कि बेनिफिट कितने मिलेंगे। तो फिर आपको टिप बताई थी कि ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर कर लें, तो 65 को 200 से कंपेयर कर लें। नहीं, 200 है 10 साल के लिए, 65 है 5 साल के लिए, तो 20 को 13 से कंपेयर कर लें, तो थोड़ा नहीं है ज्यादा है। तो इसलिए चूंकि ये सिग्निफिकेंट है तो हम इसको अभी बस सिर्फ 10 साल का लाइसेंस समझेंगे 200 मिलियन का, और एमोर्टाइज करेंगे 10 और 12 में से 10 पे, तो 200 मिलियन को 10 साल पे एमोर्टाइज करेंगे। एतराज? कोई कंफ्यूजन? एतराज? जो भी जाग रहे हैं, जो भी जाग रहे हैं, तीनों सही है? कौन सा वाला? कौन सा वाला लाइसेंस? कौन से वाले लाइसेंस की बात कर रहा था? चलें बी। जी पहले तो देखें अक्लमंदी है रिन्यू करवाना कि नहीं है? क्यों नहीं भाई? भाई बी पूछ रहा हूं, बी, कि अक्लमंदी है रिन्यू करवाने की कि नहीं? मामूली खर्चे का नहीं पूछा अभी, पहले तो सिर्फ ये देख लें। देखें ये सारी बात कि मामूली खर्चा है या बड़ा खर्चा है, ये तो तब की है कि रिन्यू करवाना भी है कि नहीं करवाना। तो रिन्यू करवाने में तो हमें ये देखना है ना, तो लाइसेंस बी तो चलते ही रहना है, इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट? अच्छा इनडेफिनेट इनफाइनाइट बेशक नहीं है, लेकिन इनडेफिनेट कब तक चलेगा? तो फिर चलता ही रहेगा ना। अगर नहीं चलता ही नहीं रहेगा, अच्छा फिर कब तक चलेगा? तो बस चलता ही रहेगा फिर हमेशा। नहीं, अच्छा कब तक? तो फिर चलता रहेगा। इनफाइनाइट तो है जो कंफर्म के उसने खत्म ही नहीं होना, इनडेफिनेट पता नहीं कब खत्म होना है, तो बस फिर चलता है तो चलता जाए। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इनडेफिनेट मिलने हैं। इनडेफिनेट का मतलब ये नहीं कि शायद कल ही खत्म हो जाए। इनडेफिनेट इतना, इनडेफिनेट अनसर्टन तबाही की तरफ नहीं है, इनडेफिनेट पॉजिटिव ही है कि जब तक नहीं हालात खराब होते बस चलता जाएगा। तो ये उस सेंस में इनडेफिनेट है, क्योंकि अगर इनडेफिनेट का मतलब होता क्या पता कल ही खत्म हो जाए, तो फिर तो ये एसिड ही ना बनाते। क्यों एसिड ना बनाते? रिकग्निशन क्राइटेरिया, इट इज प्रोबेबल। तो अगर इतना ही अनसर्टन होता कि पता नहीं चले ना चले, तो फिर तो एसिड ही ना होता। तो इनडेफिनेट काफी चलता रहेगा। तो रिन्यूअल अकलमंदी है? सस्ता है कि महंगा है?
महंगा है, तो इसलिए इसमें भी हम लोग रिन्यूअल को छोड़ देंगे और यूजफुल लाइफ क्या लेंगे 10। इनडेफिनेट वर्सेस 10 तो 10। सी हाँ जी, सस्ता महंगा तो सोचने की नौबत ही नहीं आएगी, रिन्यूअल तो करनी ही नहीं बनती। क्यों नहीं करनी बनती? क्योंकि इसने बस बेनिफिट देने ही 6 साल तक है, तो फिर रिन्यू क्यों कराना है? तो रिन्यूअल की बात ही खत्म हो गई। तो 10 वर्सेस 6 यूजफुल लाइफ। डी, क्योंकि 10 से ज्यादा साल बेनिफिट्स हैं, पता नहीं कितने, काफी सारे ही होंगे, तो रिन्यू करवाएंगे और रिन्यू करवाने का खर्चा है बहुत सस्ता सा, तो इसलिए फिर ये हम 12 साल इकोनॉमिक बेनिफिट पीरियड वर्सेस 15 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, तो यूजफुल लाइफ 12। अच्छा, ये हो नहीं गया है, ये करना है, ये होमवर्क है, ये करना है आपने। चलिए, ये छोटी छोटी चीजें जो पढ़ा रहा था ये खत्म हो गई, और अब करते हैं बड़ी चीज। आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है? छुट्टी। हाँ, तो बड़ी चीज करते हैं, छुट्टी। अल्लाह हाफिज।